हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ चुके हैं, जो विभिन्न विषयों या अनुशासनों में घनिष्ठ संबंध पर बल देता है। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक देखने जा रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। हमारे सिलेबस में इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भूगोल ये 4 विषय दिए हुए हैं जिनसे हमें राजनीति विज्ञान के संबंधों का परीक्षण करना है। हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा टाइटल राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। और आज हम पहले राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे को किस तरह प्रभावित करते हैं, राजनीति विज्ञान से इतिहास किस तरह लाभान्वित होता है और इतिहास से राजनीति विज्ञान किस तरह है लाभान्वित होता है, ये हम आज देखेंगे। फ्रीमैन कहते हैं कि इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है और राजनीति वर्तमान के इतिहास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात इतिहास में मुख्य रूप से राजनीतिक घटनाओं के बारे में पढ़ा जाता है और वर्तमान की राजनीति भी आगे जाकर इतिहास बन जाने वाली है। इतिहास और राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। राजनीति विज्ञान को इतिहास से काफ़ी सहायता मिलती है। ये राजनीतिक संस्थाओं को और राजनीतिक समस्याओं को उनका इतिहास बताकर समझने में और हल करने में सहायता देता है। ये पहली बात कि राजनीति विज्ञान को इतिहास से क्या फ़ायदा मिलता है या इतिहास की राजनीति विज्ञान को क्या देन होती है रही है। तो ये राजनीतिक संस्थाओं को, राजनीतिक समस्याओं को उनका इतिहास बताकर समझने में व हल करने में सहायता देता है। जैसे यदि हमें यह जानना है कि हमने संसदात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई, तो हमें इतिहास से ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर ब्रिटिश राज था पहले और उसकी वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से ऐसा हुआ। कोई भी शासन प्रणाली हो, संविधान हो, राजनीतिक दल हो या अन्य कोई भी राजनीतिक संस्था हो, उसकी स्थापना कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये उसके इतिहास में जाए बिना नहीं जाना जा सकता। सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद वगैरह और भी जो कई समस्याएं होती हैं, उनके इतिहास में या उनकी रूट में जाए बिना उन समस्याओं को ना तो समझा जा सकता है और ना ही उनका हल निकाला जा सकता है। मतलब इतिहास के बिना राजनीतिक संस्थाओं को और समस्याओं को ना तो संपूर्ण रूप में समझा जा सकता है और ना ही हल किया जा सकता है। दूसरी बात कि इतिहास वस्तुतः राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला होता है, क्योंकि इसमें अतीत में किए हुए प्रयोगों का विवरण होता है। इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सबक भी लिया जा सकता है। जो अच्छी बातें हुई हैं उनसे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है और जो बुरी बातें हुई हैं उनसे सबक लिया जा सकता है। उनको ना दोहराया जाए, ये बात सीखी जा सकती है। जैसे अशोक या अकबर ज़्यादा लोकप्रिय राजा किन नीतियों की वजह से बने, उन्हें अपनाया जा सकता है। जैसे धर्मनिरपेक्षता वाली अकबर की नीति को पसंद किया जाता था। या जैसे उदाहरण के लिए सोवियत संघ में साम्यवादी शासन असफल हो गया, तो इससे सबक लिया जा सकता है कि क्या कमियां होती हैं इस तरह के शासन में। युद्ध और विद्रोह किन वजहों से हुए हैं पिछले टाइम पे, उन्हें जानकर उन कारणों से दूर रहा जा सकता है। या जैसे संविधान निर्माताओं ने इसी तरह से सबक लेकर के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, संघात्मक शासन अपनाया पर फिर भी शक्तिशाली केंद्र को अपनाया, क्योंकि इतिहास से उन्होंने जाना कि जब तक शक्तिशाली केंद्र नहीं होगा तब तक बांध कर नहीं रखा जा सकता है। यही नहीं, इतिहास से राजनीति विज्ञान को भी सहायता मिलती है। ये तो बातें थी कि इतिहास से राजनीति विज्ञान को सहायता मिलती है। राजनीति विज्ञान भी इतिहास को सहायता प्रदान करता है। जैसे पहली बात कि ये इतिहास को उसकी मुख्य विषय वस्तु उपलब्ध कराता है, कंटेंट उपलब्ध कराता है। बेसिकली इतिहास में राजनीतिक घटनाओं का ही विवरण होता है ज़्यादातर। तो दूसरी जो बातें होती हैं वो गौण होती हैं। इतिहास तो हर पहलू से रिलेटेड होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में
बताया जाता है, पर मुख्य रूप से राजनीतिक घटनाओं का ही विवरण वहाँ ज़्यादातर होता है। सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, साहित्य उसके भाग होते हैं, पर प्रचुरता राजनीतिक घटनाओं की होती है। जैसे अगर हिस्ट्री पढ़ी है हमने तो हमें पता होगा कि बहुत सारे राजाओं का वहाँ इतिहास होता है, राजवंशों का इतिहास होता है, उनकी शासन प्रणाली के बारे में होता है, उनकी नीतियों के बारे में जिक्र होता है, युद्धों के बारे में बहुत विवरण होता है। जैसे भारत का इतिहास अगर हम देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम होता है, बहुत सारे लॉज जो उस ड्यूरेशन में बने, बाद में वो संविधान निर्माण किस तरह से हुआ, आम चुनाव क्या रहे, किस तरह से हुए, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें इतिहास का मेन कंटेंट होती हैं। तो राजनीति विज्ञान इतिहास को उसकी अध्ययन सामग्री प्रदान करवाता है, मुख्य विषय वस्तु प्रदान करवाता है। इस तरह से इतिहास को राजनीति विज्ञान हेल्प करता है। और दूसरी बात इस तरह से भी हेल्प करता है कि इतिहास के दूसरे जो पार्ट होते हैं राजनीतिक पार्ट के अलावा, जैसे साहित्य, रीति रिवाज, सभ्यता वगैरह भी कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होते हैं। तो इन दूसरे पहलुओं को भी भलीभांति जानने के लिए राजनीति विज्ञान की सहायता जरूरी होती है। जैसे पर्दा प्रथा या जौहर जैसी प्रथाएं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम थी, तो उन राजनीतिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है उस इतिहास को समझने के लिए, उन दूसरी चीज़ों को समझने के लिए जो रीति रिवाजों या संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तीसरी बात कि ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम होती हैं। कई बार काफ़ी सारी कुछ हिस्ट्री में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको राजनीतिक विचारकों ने प्रभावित किया है, राजनीतिक विचारधाराओं ने प्रभावित किया है। जैसे रूसो और मोंटेस्क्यू का प्रभाव फ्रेंच क्रांति पर दिखाई देता है, मार्क्स का प्रभाव सोवियत क्रांति पर ऑब्वियसली है ही, गांधी के विचारों का प्रभाव भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर दिखाई देता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान भी इतिहास को सहायता प्रदान करता है। तो ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। हालांकि दोनों की विषय वस्तु में अंतर होता है। इतिहास जहाँ पर केवल अतीत का अध्ययन होता है, राजनीति विज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन होता है। दोनों में और भी बहुत सारे अंतर हैं, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सीले नाम के विद्वान लिखते हैं कि राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास के द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता। मतलब सबक सीखते हैं राजनीतिज्ञ, तो यदि इतिहास से नहीं सीखते हैं तो राजनीति उच्छृंखल हो जाती है। और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब उसको राजनीतिक घटनाएं अगर उसमें नहीं होंगी तो वो कोरा साहित्य बचा रह जाएगा। मतलब मेन कंटेंट उसे राजनीतिक घटनाओं से ही मिलता है। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया जाता है। इम्पोर्टेंट सीले का जो अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता, और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। एक शुरू में हमने फ्रीमैन का जो कोटेशन था, फ्रीमैन का जो स्टेटमेंट था वो भी इम्पोर्टेंट है। फ्रीमैन ने जो कहा था कि इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है और राजनीति वर्तमान के इतिहास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसको कोट करके कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दूसरा हमने अभी पढ़ा था राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध। अब हम आज इस वीडियो में एक और विषय ले लेते हैं, राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में संबंध। तो अब हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध। इन दोनों में भी गहरा संबंध है और प्रारंभ में अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की शाखा ही माना जाता था। इवन कौटिल्य की राजनीति पर लिखी पुस्तक का तो नाम ही अर्थशास्त्र है। जानते हैं हम ये बात। दोनों का समान उद्देश्य है मानव कल्याण, दोनों विषयों का, और आर्थिक कल्याण किसी व्यक्ति का तभी संभव है जब राजनीतिक शांति और व्यवस्था मौजूद हो। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है, या अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के लिए क्यों जरूरी है। पहली बात कि राजनीतिक संस्थाओं का उदय और विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम है। यहाँ तक कि राज्य के उदय व विकास के पीछे भी
कृषि और संपत्ति के उदय को रीजन माना जाता है कई विचारकों के द्वारा। वर्तमान में शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप भी पूंजीवाद या समाजवाद जैसी आर्थिक विचारधाराएं तय करती हैं। जहाँ पूंजीवाद होता है वहाँ लोकतंत्र, फ्री लोकतंत्र होता है, और जहाँ समाजवादी आर्थिक विचारधारा होती है वहाँ का स्ट्रक्चर शासन व्यवस्था का अलग तरीके का होता है। दूसरी बात कि ये हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन होती है। अर्थशास्त्र किस तरह से राजनीति विज्ञान को इफेक्ट करता है, सहायता प्रदान करता है समझने में चीज़ों को। दूसरी बात कि राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर होती है, मतलब राजनीतिक संस्थाएं भी और राज्य की नीति भी। जैसे इंग्लैंड की उपनिवेशवादी नीति संभवतः वहाँ हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम थी, उनको अपना माल बेचना था। और जब भारत गरीब था, दूसरा एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, जब भारत गरीब था तो यहाँ पर समाजवादी कदम उठाए गए, जैसे राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स समाप्त किया गया राजाओं का, ये सब चीज़ें की गई। और जब थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई भारत में तो तीव्र उदारीकरण किया गया अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। तो राज्य की नीतियाँ आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर दिखाई दी। तो इस तरह से अर्थशास्त्र हेल्प करता है राजनीति विज्ञान को समझने में, राज्य की नीतियों को, राज्य की घटनाओं को समझने में अर्थशास्त्र हेल्प करता है। तीसरी बात कि कई बार राजनीतिक घटनाएं भी, मतलब अभी तक हमने देखा राजनीतिक संस्थाएं, दूसरे हमने देखा राज्य की नीतियां, और तीसरी बात कि राजनीतिक घटनाएं भी आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है। जैसे विश्वव्यापी मंदी ने हिटलर के उदय और विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की थी उस समय। आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर आर्थिक होते हैं। जैसे भारत और चीन को कोई भी दुनिया का राष्ट्र इग्नोर नहीं कर सकता यदि वो उसको अच्छा बाजार चाहिए। और हम देखते हैं कि आर्थिक असंतोष युद्ध और विद्रोह को जन्म देता है। तो इस तरह से आर्थिक गतिविधियां राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं। तो यदि हमें राजनीतिक घटनाओं के रूट में जाना है तो अर्थशास्त्र की सहायता लेनी पड़ेगी उनको समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान भी अर्थशास्त्र को कुछ देता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे नंबर 1 कि अर्थव्यवस्था राजकीय नीतियों और राजनीतिक विचारधारा से ही निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था क्या होगी किसी देश की, ये राजकीय नीति से ही डिसाइड होती है। राज्य ही डिसाइड करता है, शासन डिसाइड करता है, और वो किस राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला शासन है ये उससे डिसाइड होता है। इसलिए इन नीतियों को जानना अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक है। पुराने भारत की आर्थिक दुर्दशा हम एग्जाम्पल देखें तो ब्रिटिश राज्य की वजह से थी, मतलब आर्थिक स्थिति राजनीति की वजह से, राजनीतिक नीतियों की वजह से, राजनीतिक विचारधारा की वजह से या शासन व्यवस्था की वजह से थी। समाजवाद और एग्जाम्पल की समाजवादी ढांचे में अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित होती है, और व्यक्तिवादी लोकतांत्रिक ढांचे में अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होती है। मतलब अर्थव्यवस्था राजनीतिक विचारधारा से निर्धारित होती है, प्रभावित होती है। दूसरी बात कि सुदृढ़ या कमजोर अर्थव्यवस्था राजनीतिक नीतियों का परिणाम होती है। यदि राजनीतिक नीतियां सशक्त हैं, अच्छी हैं, तो अर्थव्यवस्था डेवलप करती है, और नहीं है तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। युद्ध जैसी राजनीतिक घटना मंदी लाती ही है, और वर्तमान समय में तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की घनिष्ठता को डेफिनेटली दर्शाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को यदि समझना है तो इन दोनों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इन दोनों विषयों को मिलजुल करके ही, मिला-जुला करके ही हम इस अवधारणा को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान इतिहास से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।